ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही सामयिक विषय पर चर्चा करेंगे। वो विषय है बजट और मध्यम श्रेणी। आप सभी जानते हैं कि पिछली 23 जुलाई को नरेंद्र मोदी साहब की जो तीसरी बार सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है, उसका ये पहला बजट था और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 11वां बजट था, 11th। वैसे तो बजट में व्यापक प्रावधान है, बहुत सी बातें की गई हैं, बहुत लंबा समय हो जाएगा अगर उसके परिचय, लेकिन हमने आज का विषय रखा है कि मध्यम श्रेणी जो हमारे देश के रीढ़ है, एक बैकबोन है, हमारे देश की सबसे बड़ी संख्या भी मध्यम श्रेणी की है और मध्यम श्रेणी ही सामाजिक आर्थिक दृष्टि से सब कुछ संचालन जो है वो मध्यम श्रेणी ही करती है। बहुत बड़े रईस लोग भी नहीं करते, बहुत गरीब भी नहीं कर पाते हैं। मध्यम श्रेणी हमारे देश की समाज की बहुत महत्वपूर्ण रीढ़ है। वो इस रीढ़ पर क्या असर पड़ेगा, मध्यम श्रेणी को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इस पर हम आज की इस परिचर्चा को सीमित रखेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में जिनको हमने बुलाया है उसका मैं सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं। हमारे दाईं ओर बैठे हैं प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री CS सारडा साहब। उनके पास ही हैं सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट स्कूल की अध्यापिका अर्थशास्त्री श्रीमती जोयिता बसु और उनके पास बैठे हैं कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सलाहकार समिति के सदस्य श्री तरुण सेठिया जी। आइए हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं श्री CS सारडा जी से। सारडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चूँकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इसलिए बजट पर आपकी सारी जानकारी, पूरे समग्र बजट के बारे में आपकी दृष्टि रहती है कि आज हमने मध्यम श्रेणी पर क्या उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो मध्यम श्रेणी ही सबसे सारा परचेजिंग, सेलिंग, सब जो एक्टिविटीज़ होती है, आर्थिक गतिविधियाँ सब तरह की, उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो मध्यम श्रेणी होती है। तो सारे बजट पर क्या असर पड़ेगा मध्यम श्रेणी का, मैं उसमें एक दो बातें आपको रख दूंगा, वैसे आप ज़्यादा बोल पाएंगे। कि सरकार ने इस बजट में जो घोषणा की है तो उन्होंने कहा कि आयकर का जो अधिनियम है 1961 का, इसमें हम व्यापक समीक्षा करेंगे और टैक्स संबंधी जो विवाद होते हैं उनको सुलझाएंगे और उसमें मुकदमेबाजी कम हो जाएगी और इससे मध्यम श्रेणी को लाभ मिलेगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है। पेंशनर्स को फायदा की घोषणा की है और उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं। मोबाइल दवाइयाँ सस्ती की बात की हैं, कैंसर की बीमारी जो है उसमें जो दवाइयाँ लगती हैं वो भी सस्ती हो जाएंगी और गोल्ड एंड सिल्वर की स्मगलिंग बंद होगी, उससे भी गोल्ड एंड सिल्वर के दाम बढ़े। ये मैं आपको एक बताता हूँ, कुल जो हमने एक समझा है उसको, बाकी उसका जो विस्तृत जानकारी है, लेकिन कम समय में हम आपसे चाहेंगे श्री CS सारडा। धन्यवाद नेवर जी। ताज़ा टीवी के आज की चर्चा में शामिल होने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोदी सरकार 3 के बजट के ऊपर में। इस बजट में मिडिल क्लास को, मध्यम वर्गीय लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, ये हमारा विषय है। इसके पहले ज़रा बजट के बारे में 2 मिनट बात करते हैं, फिर लाभ पे बात करेंगे। मोदी सरकार 3 का ये बजट रोज़गार को बढ़ाने वाला है और विकास को बढ़ाने में भी साबित होगा। आज भारत दुनिया की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है। GDP ग्रोथ 7% के करीब है। हम लोग कुछ ही कदम दूरी पे हैं जर्मनी और जापान से। 1-2 साल की बात है, भारत दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। अभी हमारी अर्थव्यवस्था की साइज़ करीब $4 ट्रिलियन के आसपास है और जापान और जर्मनी की करीब 4.5 पौने 5 के आसपास में।
इस बजट में हमने देखा कि पिछले साल की जो रिवेन्यू गवर्नमेंट को आई है उसके आधार पर इन्होंने आगे बजट का काम किया है। पिछले साल जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिली है, जो राजस्व प्राप्त हुआ है, जीएसटी से करीब 20 लाख रुपए, इनकम टैक्स से 12 लाख करोड़ रुपया, कॉर्पोरेट टैक्स से 9 लाख करोड़ रुपया और पीएसयू एंड आरबीआई के डिविडेंड से 3 लाख करोड़ रुपया। इस बढ़ी हुई राजस्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस साल 48 लाख करोड़ का बजट बनाया है, जो कि इतिहास में आज तक के इतिहास सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट में सभी वर्ग को खुश करने का चेष्टा की गई है। अभी हम बात करें मिडिल क्लास को क्या मिला, इसमें सबसे पहले चर्चा करेंगे मिडिल क्लास को प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ हुआ और अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ हुआ। सबसे पहले आ रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ हुआ। प्रत्यक्ष रूप से लाभ हुआ, उसमें सबसे पहले इनकम टैक्स पे आते हैं। इनकम टैक्स में जो सैलरीड आदमी होते हैं उनको, सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन में की जो छूट थी वो 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपये कर दी गई है। टैक्स स्लैब में रिस्ट्रक्चरिंग किया गया है, उसमें करीब 17,500 रुपये का टैक्स में फ़ायदा हो रहा है। कैपिटल गेन टैक्स 20% से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया है, इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास को उससे फ़ायदा हो रहा है। कुछ आइटम की टीडीएस रेट 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। और अभी एक नया प्रावधान ला रहे हैं गवर्नमेंट, उस प्रावधान के आधार पर उन्होंने एक विवाद से विश्वास स्कीम भी लाएंगे, उसके बारे में और आगे बात करेंगे अपने। अभी डायरेक्ट में इनकम टैक्स में ये फायदा मिडिल क्लास को हो रहा है। अब आए हैं कस्टम में। गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, इनकी रेट करीब 9% कम हो गई है कस्टम ड्यूटी कम होने से। कुछ मोबाइल फ़ोन का रेट कम हुआ है और विशेष 3 तरह की कैंसर की दवाइयाँ हैं, उनके ऊपर ड्यूटी कम होने से रेट कम हो गई है। अभी आ रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या फायदा हो रहा है। 1 करोड़ अर्बन मिडिल क्लास को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। उससे अर्बन क्लास को, अपने अर्बन में मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है। स्किल डेवलपमेंट पे, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के करीब ऊपर 2 लाख करोड़ नेक्स्ट 5 साल में खर्च होने वाले हैं। उससे मिडिल क्लास के युवाओं को भी फायदा होने वाला है। 3 लाख के करोड़ की स्कीम लेडीज़ एंड गर्ल्स के ऊपर है। उन स्कीम में मिडिल क्लास के लेडीज़ एंड गर्ल्स भी शामिल रहेंगी, उनको भी फायदा होगा। एजुकेशन का बजट करीब 1 लाख करोड़ है, उसमें भी युवा मिडिल क्लास को फायदा होगा। हेल्थ का बजट करीब 1 लाख करोड़ है, उसमें भी मिडिल क्लास को फायदा होने वाला है। ये हो गया हम लोगों का अप्रत्यक्ष में। इसके बाद में हमारे पास आ रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। धंधा करने में, व्यापार करने में सुविधाएं सरकार बढ़ाने जा रही है। उसमें क्या क्या सरकार कर रही है। इसमें सबसे पहले है जो असेसमेंट हो जाता है इनकम टैक्स, उसको वापस खोलने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं रीअसेसमेंट। वो पहले 10 साल तक खोला जा सकता था, उसको कम करके 5 साल कर दिया गया। इससे टैक्स पेयर को काफ़ी आराम हो जाएगा। दूसरा, सर्च एंड सीजर पहले 10 साल तक कवर कर सकते थे, अभी वो 6 साल तक कवर होगा। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में सर्च एंड सीजर में ब्लॉक असेसमेंट 6 साल का होता था, प्रक्रिया थी, वो स्क्रैप कर दी गई थी, अभी इसको वापस चालू कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम, जितने भी अपील में मामले हैं, सीआईटी अपील में, ट्रिब्यूनल जो भी मामले, उनको ठीक सेटल करने के लिए, वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक स्कीम ला रही है सरकार, जिससे विवाद खत्म हो जाएंगे, लिटिगेशन खत्म होंगे और टैक्स पेयर को टैक्स दे करके आराम, रिलीफ महसूस कर सकते हैं। ये स्कीम नेक्स्ट कुछ ही दिनों में आ रही है। इससे मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होगा, जो व्यापारिक वर्ग हैं।
स्क्रूटनी असेसमेंट जो है वो आजकल बहुत कम कर दिया है। इस बार रहा 0.10%, करीब 9 करोड़ रिटर्न जमा हुई थी। 0.1% बहुत कम मामला होता है, इस जो उसी को स्क्रूटनी होता है, बाकी सबको एज पर रिटर्न असेसमेंट हो रहा है। सरकार ने एक पहल और की है, रिफंड तुरंत, रिटर्न फाइल किए, प्रोसेस किया, रिफंड तुरंत दे रहे हैं। ये भी मिडिल क्लास को इससे फ़ायदा हो रहा है। लास्टली जो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि कैपेक्स में सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जो कि रोड पे को डेवलपमेंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ब्रिजेस पे, पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे खर्च होगा। इससे आने वाले सालों में पर कैपिटा इनकम मिडिल क्लास की भी बढ़ने वाली है। इस तरह मोदी सरकार का ये बजट मिडिल क्लास के लिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मैंने फ़ायदा बता दिया। थैंक यू। श्री CS सारड़ा जी ने कम समय में बहुत सी बातें हमारे सामने रखी। मुख्य बिंदु उन्होंने रखा उनका कि ये जो बजट है मध्यम श्रेणी के लिए ही बनाया गया है, विकासोन्मुख भी है और रोजगार उन्मुख भी है। अब हमारी GDP जो ग्रोथ 7% थी उसको की बात चल रही है। आज हमारे देश की जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और अभी हमारे $4 बिलियन का हमारा हो गया है, जो कि अब बढ़ेगा, 5 बिलियन तक हो जाएगा। ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि इसमें 48 लाख करोड़ का बजट है, जिसमें इस जो अभी आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा है। लेकिन इसमें मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का है, टैक्स में कैपिटल गेन की बात की उन्होंने, TDS को कम किया है, नया प्रावधान बनाया है और उन्होंने गोल्ड सिल्वर को भी कस्टम ड्यूटी कम करके मध्यम श्रेणी को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कई और बातें भी रखी। उनका मिडिल क्लास का जो है, अर्बन मिडिल क्लास को इसका लाभ मिलेगा। 1 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर जो है स्किल डेवलपमेंट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में उन्होंने 2-3 बातें बताई। और जो रीअसेसमेंट का था, पहले 10 साल का कभी भी खोल सकते थे, वो अब वो घटा के 5 साल कर दिए। इससे जो इनकम टैक्स को पेयर्स की जो परेशानी होती थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। आयकर अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रावधान है। ये सब इनडायरेक्ट भी चीज़ें हैं। इस प्रकार सारड़ा जी ने बताया किस प्रकार मध्यम श्रेणी को लाभ पहुंचाया गया है। जो मेन क्रक्स था पूरे बजट का, सारड़ा जी ने बताया आपके सामने में कि मध्यम श्रेणी को लाभ पहुंचाने के लिए सीतारमण जी का बजट हुआ है। आइए हम बात करते हैं मैडम जोईता बसु से, जिनके बारे में मैंने बताया कि इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, सेंट जेवियर्स ओरिएंटल स्कूल में टीचर्स हैं। जोईता जी, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक महिला भी हैं और महिलाओं के लिए बजट बड़ा खाम रखता है, बजट का बहुत बड़ा महत्व रहता है। हम इन दोनों हिसाब से बहुत संक्षेप में हमें बताइए कि आपको इस बजट में मध्यम श्रेणी को क्या लाभ पहुंच सकता है, खासकर महिलाओं को। धन्यवाद नैवर जी। आप तो हर एक बार एक अच्छा मुद्दा उठाते हैं जो एकदम मैंने खास करके मिडिल क्लास के लिए जो आज आपने मुद्दा उठाया है कि बजट में क्या मिला है, क्या आशा था और क्या मिला है हम लोगों को, इसी बारे में आज चर्चा है। तो एक बात CA साहब ने जो बोला अभी, उसका एक थोड़ा जिक्र करके हम आगे चलते हैं कि आंकड़े पे मत जाइए। फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों के साथ आंकड़े आपको मिल रहा है मतलब इंडिया उसी तरह डेवलप कर रहा है, ये सोचना बहुत ही गलत है। क्योंकि इंडिया का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है, अंदर ही अंदर जो अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो फ्रांस, जर्मनी के साथ मिलता नहीं है। इसीलिए अपना पॉपुलेशन का ही जो बड़ा मुद्दा है, इनकम इनइक्वालिटी का जो मुद्दा है, पॉवर्टी का जो मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, वो अगर सही ना होगा तो आप कभी भी उनके साथ आप कंपेयर नहीं कर सकोगे। आपका $1 ट्रिलियन हो या जितना भी डॉलर हो इकोनॉमी, वो आप कंपेयर नहीं कर सकोगे। अब ये आते हैं हम बजट पे। निर्मला सीतारमण जी जो बोले थे कि ये बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और अपने जो एकदम गरीब हैं उन लोगों के लिए हमने ये बजट बनाया है। इसी के साथ साथ ये उन्होंने बोला कि हम मिडिल क्लास को हर खुश नहीं कर पाए। ये बजट से मेरा मिडिल क्लास को हम खुश नहीं कर पाए, खुद उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि इसमें देखा गया कि आप इनकम भी करते हैं, आपका रोजगार भी होता है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। नया टैक्स रिजिम में आप जाइए तो कोई आपका जो सेविंग्स आप पहले करते थे, कुछ भी आप PPF बोलिए, आप इंश्योरेंस बोलिए, आप LIC बोलिए, हेल्थ इंश्योरेंस बोलिए, जिस पे आपको छूट मिलता था, वो सारे छूट आपको
हटा दिया गया है। नया रिजीम में कोई भी आपको छूट नहीं है, मतलब आपको सेविंग्स करने का ज़रूरत नहीं है। आप जितना आपका इच्छा हो आप खर्चा करते रहिए, क्योंकि ये खर्चा करने का जो एक इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्पेंडिंग प्रोबेबिलिटी और प्रोपेंसिटी ऑफ स्पेंडिंग को जो बढ़ाने वाला जो किस्सा होता है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वहाँ तो सरकार खुद हेल्थ का जिम्मेदारी ले लेते हैं, एडुकेशन का जिम्मेदारी ले लेते हैं। जब आपका बुढ़ापे आ जाएगा, आपका बेटा बेटी आपको नहीं देखेगा, सरकार व्यवस्था करेगा आपका देखने का। आपको कोई मैंने चिंता नहीं है कि इमरजेंसी के लिए आपको पैसा जमा के रखे फ्यूचर के लिए, वो सब कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमको सब कुछ सोचना पड़ता है। कोई भी इमरजेंसी हो तो हम सरकार को जाके पूछने से सरकार हमारा हेल्प नहीं कर पाएगा, अपने आप को ही हेल्प करना पड़ेगा। तो फिनेंशियली वी हैव टू बी सिक्योर्ड, अपने आप को पैसा जमाना पड़ेगा। और पैसा जमाने के लिए जैसे भी कोई फोर्स सेविंग करता है ना, उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना ज़रूरी होता है। वो इंसेंटिव ये नया टैक्स रेजिम में पूरा हट गया है। आप नया करके टैक्स स्लैब बनाया है, वो बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन टैक्स स्लैब बनाने से आप टैक्स घटा है ऐसा नहीं बोल सकते। अब टैक्स का अमाउंट आप देखिएगा कि लोगों पे टैक्स का अमाउंट बढ़ता ही चला गया। आप इनकम पे टैक्स दे रहे, आप एक्सपेंडिचर पे जीएसटी ले रहे, आप हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे, आपको मेडिकल एड तो आप दे नहीं पा रहे हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए आदमी कोविड के बाद तो और भी ज़्यादा करके आदमी सब हेल्थ इंश्योरेंस करने के लिए एकदम मैंने व्यस्त हो गए हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है, उसके बाद आप उसके पे ऊपर भी जीएसटी लगा रहे हैं। आप एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं हॉस्पिटल में तो वहाँ भी आपको जीएसटी लग रहा है। एडुकेशन पे जाइए, एडुकेशन पे भी आप जीएसटी का मैंने टैक्स का पूरा सिलसिला ही चलता रहा है। मैंने जैसे आप जन्म लेते हैं आप टैक्स भरते चले गए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक सिटीजन के नाते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे कुछ आशाएं भी हैं। कोई अपनी बीजेपी का सपोर्टर लोग भी बोलना शुरू कर दिए कि आप टैक्स ले रहे हैं कि जैसे अमेरिका जैसे टैक्स ले रहे हैं, लेकिन सर्विसेज तो सोमालिया जैसे दे रहे हैं। तो आपको तो एक बैलेंस रखना पड़ेगा। आप मिडिल क्लास को खुश नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ तो छूट आप देना पड़ेगा। लोग मिडिल क्लास, 31% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज मिडिल क्लास, उसमें से 11% बीजेपी को वोट दिया है पहले से, कि सोच के कि हाँ मिडिल क्लास के लिए वो लोग कुछ करेगा। और जैसे मिडिल क्लास क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि बीजेपी बिजनेस फ्रेंडली होने का एक दावा करता है, बिजनेस फ्रेंडली होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएगा। और उसके साथ साथ इंडियन पासपोर्ट का एक अच्छा भाव बाजार में उठेगा। इंटरनेशनल में वो लोग ट्रैवल करेंगे, फॉरेन कंट्रीज में कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें आशा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वो आशा निराशा में बदल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे पहले भी हुआ है, गवर्नमेंट ने ना कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया था। पहले 2019 के बाद से देखा गया, कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से गवर्नमेंट ने सोचा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से क्या होता है, जॉब क्रिएशन होगा, नया नौकरी मिलेगा लोगों को। एक हम लोग एक बोलते हैं कि वर्चुअस सर्कल या साइकिल बनेगा, जिससे मुक्त हो जाएंगे हम लोग, देश आगे निकलेगा। लेकिन देखा गया कि नया इंडस्ट्रीज नया बना नहीं, जॉब क्रिएशन हुआ नहीं, जो टैक्स सेविंग होने वाला था वो पूरा वो कॉर्पोरेट्स लोग अपने पॉकेट में भर के अपना स्विस बैंक अकाउंट में चालान कर दिया, बात खत्म हो गया। लोग तो इंडिया से बाहर ही निकल गया, अपना पैसा भी लेके निकल गया, दूसरों का पैसा लेके भी निकल गया। इंडिया गवर्नमेंट इधर बैठ के तमाशा देख रहा है। यही तो बात है, हम वो सब कुछ हम लोग छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ बजट पे ही बात करते हैं। मिडिल क्लास के लिए क्या बोल रहे हैं हम लोग कि 11% ऑफ बीजेपी वोटर्स आर मिडिल क्लास। और इसके साथ अब शेयर मार्केट में भी आप जा रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल शेयर मार्केट में जाता था उसके लिए भी आप बोल रहे हैं कि शेयर इनकम का आपका कुछ इंसेंटिव नहीं है। आप अगर नया करके कुछ शेयर खरीदेंगे उसमें कोई इंसेंटिव नहीं दे रहे ये नया टैक्स रिजीम में। तो मतलब आप एक दिखा रहे कि आप सपना दिखाने वाला कोई करेंगे तो उसमें तो मिडिल क्लास का कुछ खुशी नहीं होगा। आपको सही में उसको कुछ पॉजिटिव कुछ रिजल्ट देना पड़ेगा। ये सब देख के ना एक छोटा सा अगर इजाज़त हो, एक शायरी याद आ रही है।
कैसरुल जाफर जरूर साहब का। जरूर जरूर बोलिए। हाँ, पंकज उदास जी ने गाए थे, उसमें वो लाइन था, किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। वाह, यही हाथ है अपना शीश इंडिया महल का। में पत्थर किस किस को मारेंगे, सब अपने हैं। वही तो। जोगिता बसु जी ने अच्छा शेर सुना करके एक लाइन में सारी बात की। शीश महल में किस किस को मारें, सब तो अपने लोग ही हैं। उन्होंने बताया कि जो देश की जो समस्याएं हैं, जो गहन समस्याएं हैं, जिससे देश की मिडिल क्लास, चूँकि मिडिल क्लास जूझ रहा है, उनकी समस्याओं को कहीं पर भी इसमें एड्रेस नहीं किया गया इस बजट में। अनइक्वलिटी है, विषमता है, भयंकर बढ़ रही विषमता। पिछले 10 साल में विषमता की खाई और चौड़ी हुई है, जिसके आंकड़े मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में कोई चीज नहीं है। और उन्होंने खुद, सीतारमण जी ने कहा है कि हम मिडिल क्लास को खुश नहीं कर पाए, इसमें खुद स्वीकार किया उन्होंने। टैक्स स्लैब में अच्छा रिफॉर्म किया कई जगह में, लेकिन टैक्स, कुल मिला के टैक्स लोगों का बढ़ रहा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर लोगों के बढ़ रहे हैं, और इंडिया से जो बाहर बड़ी बड़ी पैसा लेकर के बैंकों को चले गए, उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई है कि उनको वापस लाया जाएगा, क्यों लाएगा। हालांकि कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने दावा किया कि हम सबको लेके आ रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी को, एक व्यक्ति को भी बाहर नहीं ला पाए हैं, अभी तक वापस नहीं ला पाए। चाहे वो आपके कई लोग हैं जिनका नाम मैं लूँ तो ललित मोदी हों, चाहे दूसरे मोदी हों, या चाहे आपके किंग फिशर के मालिक हों, चाहे और कोई लोग, बहुत लोग हैं यहाँ से 17-18 लोगों का नाम है, बहुत बड़े बड़े, कितने लाख करोड़ रुपए चले गए हैं। उनके रुपए की जो बैंक लायबिलिटी, उसको भी राइट ऑफ कर दिया गया है 13 लाख करोड़ रुपया, वो अभी तक उसके बारे में कोई चीज़ नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बात में अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका की टैक्स प्रणाली हो रही है और सुविधा दे रहे हैं लोग सोमालिया है। सोमालिया अफ्रीका के बहुत ही गरीब देश है, गरीबों में भी गरीब है। सोमालिया का हम फैसिलिटी दे रहे हैं और बात हम टैक्स लगा रहे हैं अमेरिका की। ये उन्होंने कहा 30% मिडिल क्लास है हमारे देश में, वास्तव में जो रीड है 30+। तो वो खुद जैसा बताया कि सीतारमण जी ने कहा कि हम उसको खुश नहीं कर पाए। इस तरह की कई बातें उन्होंने बताई एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर, एकेडमिशियन के रूप में, कि वास्तविक क्या चेहरा है मिडिल क्लास की परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने साफ साफ रखा। इस प्रकार हमने एक बहुत ही लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की, एक इकोनॉमी के प्रोफेसर से बात की। इसी बारे में हम और भी हमारे प्रतिभागी से बात करेंगे। समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बजट और मध्यम श्रेणी। और अभी ब्रेक में जाने के पहले श्री CS सारड़ा जी और उसके बाद श्रीमती ज्योतिता बसु ने मध्यम श्रेणी को क्या मिला क्या नहीं मिला, उन दोनों ने अलग अलग तस्वीर पेश की। सारड़ा जी ने एक तस्वीर पेश की, उससे ठीक विपरीत एक दूसरी तस्वीर श्रीमती ज्योतिता बसु ने पेश की। दोनों ही कंसिडरेबल है, दोनों ही के सामने आप देखिएगा, आपको जो ठीक लगे। आइए हम बात करते हैं श्री तरुण सेठिया। सेठिया जी चूँकि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, स्टॉक एक्सचेंज के आदमी हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं शेयर बाजार तो बड़े लोगों का होता है, लेकिन ये मालूम नहीं है लोगों को कि शेयर बाजार में छोटे लोगों का बहुत, अब तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर जो पैसा लगा है वो मिडिल क्लास का लगा हुआ है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो ग्रो किया, शेयर मार्केट जितना बड़ा ग्रो हुआ है, 83-84 हज़ार तक पहुँच गया, उसका कारण है कि सब मिडिल क्लास के लोग अभी फिक्स डिपॉजिट नहीं करा करके म्यूचुअल फंड के जरिए लोग कॉर्पोरेट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहा है। लेकिन क्या तस्वीर क्या है, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे जो निवेशक हैं, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, नुकसान मिल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे तरुण सेठिया जी। सेठिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद देवर जी। हम लोग आज
मिडिल क्लास को इस बजट से क्या मिला क्या नहीं मिला उसकी चर्चा कर रहे हैं। और हमने जो अभी तक चर्चा की तो मैं काफ़ी हद तक जोईता जी की बातों से सहमत हूँ कि हमारे देश की जो मिडिल क्लास है वो एक उपेक्षा का शिकार है। मेरी ये शुरू से अवधारणा रही है कि सरकार को मध्यम वर्ग से कोई खास सरोकार नहीं है, क्योंकि उसका मेन वोट बैंक है वो लोअर क्लास है जिसको खैरात बांटते हैं, और जो बड़े लोग हैं जो अपर क्लास या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इनका मनी बैंक है जिससे इनको फंडिंग मिलती है, इलेक्शन फंडिंग, तो उनको तरह तरह की सुविधाएं और राहत देते हैं। तो मिडिल क्लास का कोई खैर ख्वाह नहीं है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, कोई इस बार के बजट में कोई स्मॉल इन्वेस्टर के लिए कोई खास छूट नहीं है। जो एग्जम्पशन लिमिट कैपिटल गेन का 1 लाख से 1.25 लाख किया उसको वो पीनट्स है, कुछ खास नहीं है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो का टैक्स 15 से 20% किया गया और लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन का टैक्स 10 से 12.5 किया गया, वो सभी के ऊपर लागू है। और बड़े लोगों को तो जिनकी ज़्यादा बड़ी कमाई है उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस टैक्स से, किंतु जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनको ये टैक्स भी भारी लगेगा। और जो गवर्नमेंट की और सेबी की जो पॉलिसी है वो हम लोग ब्रोकर्स के लिए भी देखा जाए तो बड़े ब्रोकर्स के लिए अनुकूल है और छोटे ब्रोकर्स के लिए आज सर्वाइवल भी एक चुनौती बन रहा है। अब छोटे ब्रोकर या तो आउट ऑफ बिजनेस जा रहे हैं या बड़े ब्रोकर्स के सब ब्रोकर बन रहे हैं। कंप्लायंस का लोड इतना है कोई एक छोटा ब्रोकर, मिडिल क्लास का ब्रोकर उसको झेल नहीं सकता। बात आई थी कि हमारा जो हेल्थ का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, इलाज के खर्चे बढ़ रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो डिडक्शन सेक्शन 80D में जो मिलता है उसमें 9 वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि हेल्थ केयर के मद में खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं जो आज हर किसी, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, सभी के लिए बहुत भारी है। TDS में जो बताया था कि राहत दी गई है वो इंश्योरेंस एजेंट्स के कमीशन में थोड़ी सी राहत है और TDS 5 से 2% कर दिया गया है रेट, उससे एक कुछ थोड़ी सी रिलीफ है, लेकिन कोई खास लंबी चौड़ी बात नहीं है। आज हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि आज हम देख रहे हैं कि टमाटर 50 रुपया, टमाटर 100 रुपया, प्याज 50 रुपया और आलू 40 रुपया। तो आज ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है और उसके सामने हमारी इनकम अगर नहीं बढ़ती है तो टैक्स दे करके आज एक आम आदमी के पास में हाथ में कुछ भी बचता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरा तो ये सोच है कि खैरात जिनको मिलती है वो है वोट बैंक और बड़े लोगों को छूट मिलती है उनसे मिलता है नोट बैंक। ये है वोट बैंक और इलेक्शन फंड का तोल माप, फिर मिडिल क्लास का कौन है माई बाप। श्री SP तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री तिवारी जी फेमस ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और प्रोविडेंट फंड का जो ऑल इंडिया प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टी हैं। इसके पहले ESI के ट्रस्टी रह चुके हैं और TUCC जो ट्रेड यूनियन बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये संस्थापक महामंत्री भी हैं और उसके मुख्य कर्ता सत्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री तिवारी जी। अभी हमने अपने सब प्रतिभागियों से बात की, चार्टर्ड अकाउंटेंट CS सारडा साहब से और जोईता बसु जो इकोनॉमिक्स की टीचर है और हमारे तरुण सेठिया जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के हैं। 2 पिक्चर हमारे सामने आई हैं जहाँ पर एक अच्छी एक सब ये बजट किया गया विकासोन्मुखी है, रोजगार परक है और कई भी फायदे हैं, इसको बनाया गया इसीलिए जो गवर्नमेंट के। लेकिन जोईता बसु जी ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया, बोला नहीं ये हमारा, उन्होंने एक लाइन कही हमको बहुत अच्छी लगी कि अमेरिकन लाइन में बजट है और सुविधाएं हम सोमालिया की दे रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया बजट का और कई आंकड़े रखे जिसके कारण से मिडिल क्लास को कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका, बल्कि नुकसान होगा। उसके पश्चात तरुण सेठिया जी ने जो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को इसको कोई फायदा नहीं है, स्मॉल इन्वेस्टर को कुछ न कुछ नुकसान है। उन्होंने कई आंकड़े देखे। तो तिवारी जी, आप चूँकि ट्रेड यूनियन करते हैं, मैं उनके श्रमिक हैं, तो हमारे जो श्रमिक भाई हैं जिनको जो मिडिल क्लास के हैं, जो जिनको मध्यम श्रेणी मानते हैं, उनको आपके इस बजट से
क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, बहुत संक्षेप में हम तिवारी जी आपसे जानना चाहेंगे, श्री एसपी तिवारी। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने हमें यहाँ इस बजट की चर्चा में आमंत्रित किया। मेरा ये मानना है कि भारत देश में अगर समाज की लेयर का सवाल है तो आज के दिन में जो मिडिल क्लास की बात आप कर रहे हैं, ये मिडिल क्लास बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर है और ये मिडिल क्लास भारत के जो टैक्स पेइंग वो कम्युनिटी है उसमें भी अब आज के दिन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है मिडिल क्लास। आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट के भाषण में जब ये कहा कि हमारी टैक्स पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ज़्यादातर लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं और टैक्स भर रहे हैं, तो उन्होंने वो संख्या को 4 करोड़ के आसपास बताया। अब ये जो 4 करोड़ संख्या आई है, इसमें निश्चित रूप से मिडिल का जो अपर लेयर है वो ज़्यादातर इसमें आया है। उनकी संख्या करीब करीब 1.5 करोड़ के आसपास बैठती है। लेकिन जो मिडिल का मिडिल लेयर है और मिडिल का जो लोअर लेवल है उसको एड्रेस इस बजट में नहीं किया गया। मिडिल का जो मिडिल है और मिडिल का जो लोअर है उसको हम मानते हैं कि उसमें वो कमाने खाने वाले लोग हैं जिनकी जीविका किसी तरह से चलती है। जैसे खास करके अगर वर्किंग क्लास की हम बात करें तो वो जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 14-15 हज़ार रुपया तनख्वाह पाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम वेजेज किसी स्टेट की 8-9 हज़ार है, किसी की 10 है, किसी की 12 है, किसी की 14 है, तो वो पाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास में एलिट क्लास को जरूर सुविधाएं कुछ सरकार ने देने का प्रयास किया है। मिडिल का जो अपर लेयर है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन का थोड़ा फायदा मिला है। 50 का जो सीलिंग थी 50,000 की उसको 75,000 किया गया है। जो टैक्स स्लैब्स थे उसको वित्त मंत्री ने थोड़ा सा बढ़ाने का काम किया। तो इससे मिडिल का जो अपर लेयर है उसको थोड़ी सी सुविधाएं तो जरूर मिलेंगी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बड़े पैमाने पर देश के आर्थिक विकास के लिए जिनका सबसे बड़ा योगदान होता है, मिडिल का मिडिल, मिडिल का लोअर और जो एकदम लोअर क्लास है, जो हमारे इस देश का अगर वर्किंग क्लास की हम बात करें तो वर्किंग क्लास का आउट ऑफ 53.92 करोड़ ऑफ वर्कर्स, उसमें इनफॉर्मल इकोनॉमी का वर्कर्स है 49.6%, 49.6 करोड़। अब ये जो 49.6 करोड़ वर्कर्स हैं इनकी सुविधा के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और बड़े दुख की बात है कि पिछले 10 सालों में पहली बार एक ऐसा बजट आया जिसमें श्रमिक शब्द का या वर्कर शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि जहां जिस देश में 49 करोड़ 60 लाख असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, निश्चित रूप से इसका बड़ा तबका मिडिल और मिडिल लोअर में है। और अगर इनको आप कोई सुविधाएं नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे, तो ये मुझे थोड़ी सी ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है। क्योंकि जो जनरेशन होता है, इकोनॉमिक जनरेशन, वो तभी होता है जब लोगों के हाथ में पैसे आप देते हैं। लोगों के हाथ में जितना पैसा आता है तो लोग उसको खर्च करते हैं, इकोनॉमी रोटेट होती है और इकोनॉमी बूस्टअप होती है। निश्चित रूप से आपने खाद्यान्न की समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। खाद्यान्न आप दे रहे हैं, लेकिन खाद्यान्न देना ही मूलभूत रूप से आर्थिक समृद्धि का कारण नहीं हो सकता। आर्थिक समृद्धि तब होती है जब लोगों को रोजगार मिलता है। और रोजगार बढ़ाने के लिए जो आप ले आए हैं उसमें भी मुझे लगा है कि आप मिडिल का जो अपर लेयर है उसी को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो प्रस्ताव भी अच्छा है कि आपने ये प्रयास किया है। बहुत बार आपने ये कहा है कि हम रोजगार में वृद्धि करेंगे और रोजगार आएगा। लेकिन जो अगर मिडिल और मिडिल लोअर को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो न तो रोजगार में वृद्धि होगी, न तो हमारे देश की इकोनॉमिक जो आप कह रहे हैं कि ये हम 8.5 के हिसाब से ग्रो करेंगे, वो 8.5 भी आपको नहीं मिलने वाला है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी एक स्कीम भारत सरकार की है मनरेगा की, उस मनरेगा में पिछले बजट में 1.2 लाख करोड़ का
प्रोविजन था, और इस बार वो प्रोविजन आपने कम करके 86,000 करोड़ का कर दिया। तो निश्चित रूप से ग्रामीण में जो रोजगार थे वो कम होंगे, और ग्रामीण में रोजगार जब कम होंगे तो पलायन होगा, और पलायन होकर के लोग शहरों की तरफ आएंगे। शहर ऐसे ही डाइल्यूटेड हो चुके हैं, तो शहरों में आएंगे तो उनको ऐसे ही काम करना पड़ेगा जिस काम में न तो न्यूनतम वेतन सुरक्षित है और न तो सामाजिक सुरक्षा सुरक्षित है। तो ये तमाम जो पहलू हैं समाज के, इनको ध्यान में अगर रखा जाए और सोचा जाए तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये बजट बेसिक रूप से मिडिल क्लास को और खास करके मजदूर जगत को कोई सुविधा देने वाला है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी अपेक्षा थी सरकार से ये कहा गया था कि जो न्यू पेंशन स्कीम है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके जो हमारे कर्मचारी हैं जो संगठित क्षेत्र में, वो काफ़ी दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो ये लग रहा था कि सरकार एनपीएस को ला करके ओपीएस का जो मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करेगी। तो वित्त मंत्री जी ने केवल एक लाइन में इस बात को खत्म कर दिया कि एनपीएस की एक टास्क फोर्स की कमेटी की रिपोर्ट आई है और उस पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं कि ये होगा क्या, कहाँ ये मामला जाएगा। क्योंकि आपको शायद मालूम है कि 25 साल, 30 साल, 40 साल काम करने के बाद पश्चिम बंगाल में जूट मिल के जो मजदूर हैं उनको मुश्किल से 1000, 1200, 1100 की पेंशन मिलती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनाब, ये 1000, 1200, 1500 में तो आज के दिन में अगर आप 2 बेला 3 बेला चाय पी लें और पान खा लें तो 1500 रुपया नहीं पूरता है। और आप इसमें चाहते हैं कि एक आदमी 60 साल की उम्र के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद उसकी जिंदगी उसमें चल जाए, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने ये, जब हमको वित्त मंत्री ने बुलाया था हमारे सारे ट्रेड यूनियंस को 24 जून को, तो उस समय मैंने प्रस्ताव उनको दिया था। मैंने कहा कि मैडम ऐसा करिए, और निर्मला जी ने बड़ी ध्यान से सुना हमारी बातों को। हमने उनको 3-4 चीजें हमने उनके सामने प्रस्तावित की थी। एक तो हमने कहा कि जो एनपीएस है, ये जिस समय आपने 1000 रुपया अनाउंस किया था उस समय जो सीपीआई इंडेक्स था और आज जो सीपीआई इंडेक्स है उसी के प्रोपोर्शनेट आप उसको बढ़ा दीजिए, तो करीब करीब 3000 रुपये के आसपास आ जाता है। 3000 रुपया अगर लोगों को मिलता है तो फिर भी जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो मददगार हो सकता है। तो हमने ये प्रस्ताव किया था। हमने उनको ये कहा था कि जो सुपर रिच है हिंदुस्तान के, उनके ऊपर 2% टैक्सेशन कर दिया जाए और वो टैक्सेशन का पैसा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा में लगा दिया जाए। और हमने तीसरा उनको ये प्रस्ताव दिया था कि पूरे भारत देश में जितने सार्वजनिक उपक्रम हैं या जो मंत्रालय के उद्योग हैं, उनका जो सीएसआर का पैसा है वो ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाए। और असंगठित क्षेत्र में खास करके एक और जो उसका एक अलग वर्ग है, निर्माण मजदूर है, आंगनवाड़ी महिलाएं हैं, आशा कर्मी हैं, हेल्पर हैं, मिड डे मील वर्कर्स हैं, घरेलू कामगार हैं, इनको हमने कहा था कि इनको आप ईएसआईसी में ले आइए। ईएसआईसी में अगर लाएंगे, ठीक है, ईएसआईसी की 8 सुविधाएं आप मत दीजिए, 4 सुविधाएं इनको दीजिए, इनका प्रीमियम लीजिए, निर्माण मजदूरों का प्रीमियम आप उनके वेलफेयर बोर्ड से ले लीजिए, आंगनवाड़ी महिलाओं का चूंकि ऑनरेरियम स्टेट और सेंट्रल मिला के देता है तो उनसे प्रीमियम स्टेट सेंट्रल प्रोपोर्शनेट करके ले ले, और जो घरेलू कामगार हैं उनका रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दे दे, या वो जिन मालिक के यहाँ काम करते हैं वो मालिक उनका एलआईसी के साथ आप टाई अप कर दीजिए तो वो दे दे। तो अगर ये आप एड्रेस करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो मिडिल क्लास का एक बीच का चंक है 12-14 करोड़ का, अगर उनको आपने एड्रेस कर लिया तो आपकी इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगी और 9% पर चली जा सकती है। श्री एसपी तिवारी जी ने कई बातें बहुत महत्वपूर्ण की, और उनका जैसा बता रहे हैं कि 24 जून को उनकी मीटिंग हुई थी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उसका कुछ उनका तिवारी जी के बात का मुख्य क्रक्स ये है कि मिडिल क्लास में एक सेक्शन को तो लाभ हुआ है जो अपर मिडिल क्लास है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास में जो मिडिल क्लास है उसका 3 बनाइए, आजकल 3 बर्थ सब चीज़ में होता है, एक तो ऊपर, बीच में, नीचे में, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ। उन्होंने आपने जितना भी किया कि आज देखना पड़ेगा कि आदमी का जो हेल्थ है रिटायरमेंट के बाद, जो जैसे उन्होंने बताया कि जूट वर्कर्स को 1400-1500 रुपये वो कुछ नहीं कर सकते। एक तो उस उम्र में काफ़ी बीमार रहता है आदमी, उसकी दवाई में खर्च हो जाएगा सारा पैसा, उसके कभी आँख कमज़ोर हो जाती है, पाँव तक, तो ये चीज़। तो उसमें कहा कि जो मिडिल क्लास के जो वर्कर्स है, जो ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, वो मजदूरों में काम करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और उन्होंने बताया कि जब जो उन्होंने कई बड़ी, मैंने चूँकि मनरेगा का उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया, मनरेगा में जो है तो उससे क्या हो कि जो
गांव के लोग हैं उनको सबको लाभ नहीं मिले तो शहर की ओर भागेंगे वो, और शहर में फिर क्या करेंगे वो आप सभी जानते हैं, या तो भीख मांगेंगे या शहर के अंदर में वो सब काम करेंगे जो मोस्ट अनऑर्गेनाइज्ड काम है। इस प्रकार बड़े अच्छे ढंग से तिवारी जी ने एक पिक्चर सामने रखी कि मिडिल क्लास में एक छोटा सेक्शन है जिनको कुछ लाभ मिल सकता है इसका, लेकिन जो बाकी सेक्शन है, जो बहुत बड़ा सेक्शन है, एक बाहुल्य जो है, उनको इसका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। इसको बड़े अच्छे से आंकड़ों के हिसाब से इन्होंने बताया। इस प्रकार हमने चारों प्रतिभागियों से बात की। हम सेकंड राउंड में और 1-2 पॉइंट पर बात करेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं बजट और मध्यम श्रेणी, और हमारे श्री अभी एसपी तिवारी जी ने कहा, उसके पहले श्री तरुण सेठिया ने कहा और अन्य प्रतिभागियों ने कहा। अब हम कुछ एक आध बिंदु पर बात आज हम बात करते हैं सारड़ा जी। सारड़ा जी, जब बजट रखा जाता है, एक प्रपोजल है ये, इस प्रपोजल में बाद में कुछ सुधार भी किए जाते हैं। अपोजिशन में डिमांड करता है, बाकी लोग कुछ कहीं 1-2 जगह सुधार। तो ये मान लीजिए आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और अगर ये सारी बातें हमारे तीनों बाकी प्रतिभागियों ने रखी है, तो आप इसमें क्या सुधार करना चाहेंगे इस प्रपोजल में? 1-2 पॉइंट्स बता दीजिए हमको कि इन सब को देखते हुए ये सुधार होने चाहिए। आपने अपनी बातें रख ली, अब सुधार क्या करेंगे? आपको अगर आप पर छोड़ दिया जाए सुधार करने का, तो क्या सुधार कर सकते हैं? मेन क्या सुधार करेंगे? थैंक यू नेवर जी। बजट तो प्लेस हो चुका है, इसमें सुधार की गुंजाइश तो है। रूरल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर में अगर हम सुधार करें तो हमारा रोज़गार बढ़ेगा, हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उससे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड जीडीपी की साइज बढ़ जाएगी। तो उससे लोअर अपने क्लास के जो लोग हैं, लोअर तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास भी है, उसमें लोअर मिडिल क्लास भी शामिल है, उनको अगर फ़ायदा करें ज़्यादा एग्रीकल्चर के इसमें रूरल डेवलपमेंट में कुछ खर्चा करके, तो काफ़ी कुछ आगे बन सकता है बात। हालांकि गवर्नमेंट ने कई स्कीम लाई हैं रूरल डेवलपमेंट की भी, बट इसको और एक्सटेंसिव रूप से करें तो और ज़्यादा फायदा हो सकता है। थैंक यू। यही सवाल अब ज्योति जी, आपने सुन लिया सारी बातें, तो आप तो महिला भी हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, तो अब आपको सारी बात सुन करके 1-2 सजेशन अगर फाइनेंस मिनिस्टर को आप देना चाहें कि भाई ये आप तुरंत करिए, बाकी चीज़ें तो जिन्होंने प्रपोजल रख दिया वो अच्छा बुरा जो भी रख दिया, 1-2 बातें ऐसी जो शायद उनके भी गले उतर जाए, बताइए मुझे। बताइए। देखिए, एक तो बात है जो हम ट्रेड यूनियन लीडर जो उन्होंने बोला, एकदम सही बोला कि मल्टीप्लायर इफेक्ट ये अगर जनरेट होता है कि जैसे लोगों के हाथ में पहले तो कुछ काम करवाना, जॉब क्रिएशन के साथ साथ उनके हाथ में तनख्वाह पहुंचाना, तनख्वाह पहुंचने तो वो दुकान में जाके खरीदारी करेगी, खरीदारी करने से रिटेलर से जो होलसेलर है उनके पास खबर जाएगा कि माल भेजो, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास खबर जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तेजी से आगे चले, और पूरा एक इकोनॉमिक एक वर्चुअस सर्कल तैयार होगा जिससे इंडिया ये जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी समस्या, जो एकदम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है इंडिया का, उससे वो उभर पाएगा। लेकिन ये करने के लिए जो पहले दरकार है कि एसी रूम में बैठ के, एक शीशे के कमरे में बैठ के, कैबिनेट मिनिस्टर्स का छोटा एक मंडली बना के ये जो पॉलिसी मेकिंग हो रहा है ना, उनके साथ ग्रास रूट का कोई कांटेक्ट ही नहीं है। उन लोगों की मालूम ही नहीं है कि आदमी क्या सफ़र कर रहा है, क्या उनका हाल है। गांव-गांव में जाके कोई पूछता भी नहीं है, सब ऊपर एक छवि दिखा देता है। शहर में आके थोड़ा बड़ा सभा कर लिया कि थोड़ा रथ पे चढ़ के घूम लिया, ये सब करके ना कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा होगा अगर आप डायरेक्ट उनसे पूछे कि उनका क्या ज़रूरी है, उनको कम रेट में लोन दीजिए कि वो अपने आप एक खेती बाड़ी कर सके, अपना
जो महाजन है या जिससे वो ज़्यादा रेट पे सूद पे लोन लेते हैं वो ना करे। ये सब करके आपको अपना जो अंदर का जो शक्ति है उसको ठीक करना पड़ेगा। ये अगर ठीक नहीं करेंगे, आप अगर अपना प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ एक बड़ा छवि बाहर फॉरेन कंट्रीज के सामने दिखाने से आपका देश आगे नहीं जाएगा। ये एकदम सही बात है। और रही बात ये जो टैक्स का जो सिलसिला चली है, हम अपना टैक्स फाइलिंग से हमको समझ में आ रहा है कि हमने बहुत गलत किया है कि हम सैलरीड क्लास है। हमको बिजनेसमैन होना चाहिए था। बिजनेस वुमन होते तो मेरा कोई चिंता नहीं रहता, हम इधर बैठ के एकदम जय जयकार करते बीजेपी सरकार का। लेकिन ये सैलरीड क्लास होने का बहुत गलती हमने कर लिया कि इतना टैक्स भरना पड़े। प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी बेचो, उसमें भी टैक्स दो, काम करो तो उसमें भी टैक्स दो। ये टैक्स का सिलसिला ऐसा चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि हम मैंने टैक्स में ही जिंदगी बिता देंगे। ये मेरे को बहुत चुभ रहा है। जोधा बसु जी ने बतख को सेशन दिया। आइए हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं कि बजट में मध्यम श्रेणी को क्या मिला, और हमारे दो प्रतिभागियों ने अभी कुछ जो सवाल मैंने उठाया उनके जवाब दिया। आइए हम तरुण सेठिया से बात। सेठिया जी, आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही। जैसे इन्होंने एक शेर से सवाल किया, आपने वो लाइन को कहा कि जब खैरात जिनको बांटती है वो वोट बैंक बन गए, और जो रईस लोग हैं वो नोट बैंक बन गए, बीच का मिडिल क्लास गायब हो गया। तो इसमें आप क्या चाहेंगे? एक दो सजेशन ऐसा देना। निर्मला जी, उन्होंने जो बजट रख दिया वो जो करेक्टर उसका वही रहेगा, फिर भी एक आध सजेशन ऐसा हो जो लगे कि शायद निर्मला जी मान जाए या गवर्नमेंट समझ ले। मेरे कुछ सुझाव हैं अगर उन पर चिंतन हो। पहला तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स रेट बढ़ाया गया है 10 से 12.5, उसको रोल बैक करना चाहिए। और कम से कम एग्जेम्पशन लिमिट उन्होंने सिर्फ 1 लाख से 1.25 लाख की है, उसको कुछ और बढ़ाना चाहिए। कुछ वर्षों पहले तक, कोविड के पहले संभवतः सीनियर सिटीजन्स को रेल ट्रैवल पे कंसेशन मिलता था, जो कोविड के समय बंद हुआ और अभी तक बंद चल रहा है। कई बार सुनते हैं कि वो वापस मिलेगा, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए आज एयर ट्रैवल पे भी चाहे 5% कंसेशन मिलता है, लेकिन ट्रेन ट्रैवल पे सीनियर सिटीजन्स को कोई रिलीफ नहीं है। तो इस पर भी विचार होना चाहिए। यही बात हम एसपी तिवारी से करते हैं। तिवारी जी, जैसे मैंने इन लोगों से भी कहा कि अब तो जो बजट आ गया करीब करीब वही रहेगा, लेकिन फिर भी कई बार फाइनेंस मिनिस्टर अपना जब बजट प्रस्ताव आते हैं उनमें दो एक जगह सुधार कर लेते हैं, कुछ अपोजिशन को खुश करने के लिए, कुछ आप जैसे ट्रेड यूनियन वालों को खुश करने। तो आप एक दो सुझाव ऐसा दीजिए जो लगता है कि वो गले उतर सकता है उनको। तिवारी जी। देखिए नेवर साहब, मैं 4 विषय यहाँ उल्लेख करूँगा। पहला तो ये है कि सरकार का जो बजट एस्टिमेट है उसमें इनका रेवेन्यू इन्हेंसमेंट हुआ 14.5% और एक्सपेंडिचर इन्होंने किया 5.94%। ये करके इन्होंने क्या किया कि इनका जो बजट का घाटा था उसको कम करने की कोशिश की है, जो IMF और वर्ल्ड बैंक की रिक्वायरमेंट होती है फंडिंग के लिए। मुझे लगता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी जोर दिया इन्होंने, और कई सेक्टर्स को इन्होंने, स्पेस रिसर्च को, डिफेंस को इन्होंने जोर लगाया। लेकिन ये जो एक्सपेंडिंग आपने 5.94 की है, अगर इसको 1% और बढ़ा लेते और उसको सोशल सेक्टर में आप डाल देते तो मुझे लगता है कि आपकी इकोनॉमी को और बूस्टअप मिलता। ये एक बेसिक थंब रूल है। दूसरा विषय मैं ये कहूंगा कि टैक्स रिफॉर्म्स सरकार करने की बात तो कर रही है, लेकिन जो मल्टी लेयर टैक्सेशन सिस्टम है इसको जब तक एड्रेस आप नहीं करेंगे तब तक ये जो 4 करोड़, और जब आप टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी की बात करते हैं वो आपकी टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी हिंदुस्तान में नहीं होने वाली। लोग किसी ना किसी तरह से निकलने की कोशिश करेंगे कि हम टैक्स से निकल जाएं, और जब ये मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स होगा तो ये 4 करोड़ क्यों, मैं कहता हूं कि 2 साल के अंदर 8 से 10 करोड़ लोग आपके टैक्स नेट में आ जाएंगे, और जो आज आपका रेवेन्यू जनरेशन है वो कम से कम दुगुना हो जाएगा। तीसरा विषय मैं कहता हूं कि वेलफेयर मेजर्स। आप एक वेलफेयर स्टेट हैं, आपका संविधान कहता है यू आर ए वेलफेयर स्टेट,
और अब अगर आप वेलफेयर स्टेट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं उनके कर्जे माफ कर दीजिए। अगर उनके कर्जे आप माफ करते हैं तो किसानों के भी कर्जे माफ करिए। आप एमएसएमई में जो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं उनके भी कर्जे माफ करिए। और जो गरीब आदमी अपना एक छोटी दुकान चलाने के लिए पैसा लिया है, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उसको भी माफ करिए। देयर मस्ट बी इक्वल लिविंग लेवल फील्ड फॉर ऑल द सेक्टर्स, नॉट फॉर प्रायोरिटी टू ओनली वन सेक्टर। और चौथा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मिडिल क्लास है, जो मिडिल और मिडिल लोअर की मैं कह रहा था, हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग एंड क्लाइमेट, ये चार जो एस्पेक्ट आज के आदमी के जीवन में लगे हुए हैं, इनके ऊपर सरकार को थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन और इन्वेस्टमेंट सरकार को करना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी बात बहुत चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई की। एआई का इंट्रोडक्शन अगर हिंदुस्तान में होता, हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि एआई का हब बनेगा इंडिया, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहते हैं कि अपने सलाहकारों से ये पूछिए कि जो अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा कि अगर एआई का इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ तो 13 to 39% जॉब लॉसेस विल कम। और ये अगर 39% लोगों के जॉब चले गए तो ये इस देश का क्या होगा? नौकरी पेशा वाले कहां जाएंगे? और आप इकोनॉमी की बात करते हैं, लोगों की रोजी रोटी पर आफत आने वाली है। तो इसलिए सरकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जो ग्रीन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, ये दो विषयों पर सरकार को बहुत ही संवेदनशील होकर के और अपने देश के लोगों के, अपने देश की डेमोग्राफी का ध्यान रखते हुए सरकार को फूक फूक कर कदम बढ़ाना चाहिए। नहीं तो हमारे देश के लिए एनआरकी बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारे देश का पूरा जो ताना माना है वो बिगड़ते देर नहीं लगेगी। तो सरकार को जग के रहना चाहिए, मिडिल क्लास को मजबूत करना चाहिए। और अगर मिडिल क्लास मजबूत होता है तो निश्चित रूप से देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, क्या मैं कहता हूं कि 2030 तक हम 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बजट और मध्यम श्रेणी इस बड़े ही समसामयिक किंतु आज के समय में महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि भारत जो देश है वो मध्यम श्रेणी का देश है। मैंने आपको बताया वो हमारी रीढ़ है। जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, मेडिकल हो, सब के सब आते हैं 90% दे कम फ्रॉम मिडिल क्लास। और उनको इस बजट से क्या फ़ायदा हुआ, जैसा कि बताया गया कि बजट मिडिल क्लास में, कहने को मिडिल क्लास, उसमें कई लेयर हैं, उसके तीन नहीं 5-7 लेयर हैं। उसमें एक आध लेयर को फायदा हो रहा है, बाकी को नुकसान हो रहा है। हमारे प्रतिभागियों ने बड़े अच्छे ढंग से उसकी एनालिसिस की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं CS सारडा साहब के। उन्होंने बजट का जो प्रावधान बनाया उसके बारे में, कैसे लाभ होगा, क्या नुकसान हो, उसका जो एक प्रकार का जो ऑफिशियल उन्होंने सामने रखा। श्रीमती जोयिता बसु के भी बहुत आभारी हैं। उन्होंने बताया कि इसका असली क्या मामला है। श्री तरुण सेठिया ने कहा कि छोटे इन्वेस्टर्स की क्या स्थिति होगी। और सबसे अंत में SP तिवारी जी ने कहा कि मिडिल क्लास में एक सेक्शन को फायदा होगा, लेकिन बाकी जो 3-4 लेयर नीचे के उनको कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। और उन्होंने सुझाव भी दिए कि, और बाकी हमारे प्रतिभागियों ने भी सुझाव दिया फाइनेंस मिनिस्टर को कि आप कम से कम ये 1-2 काम कर दीजिए, अगर बाकी नहीं तो कम से इसको कर दिए तो कुछ लाभ होगा। हमको आशा है कि जब पार्लियामेंट का जब होता लास्ट में कुछ सुधार भी कर देती है, कई 1-2 जगह वो कर देती हैं, तो उसका सरकार को सोचेगी, समझेगी। हम इन हमारे प्रतिभागियों को बहुत आभार प्रकट करते हुए हमारे दर्शकों से भी चाहेंगे कि अगर वो भी इस मामले में कोई राय रखते हो हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा TV 37 शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है response@tajatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।